अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। 9 मई के जलाओ घेराव वाकयात के बाद न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर शरपसंद अनासर के खिलाफ घेरा तंग हो रहा है, बल्कि पाकिस्तान से बाहर मौजूद सहूलतकारों, पाकिस्तानी अवाम को उकसाने वालों के खिलाफ भी कानून हरकत में आता हुआ दिखाई दे रहा है। गुज़श्ता रोज़ 9 मई के तनाजुर में अहम किरदार और साबिक वज़ीर आज़म को सपोर्ट करने वाले यूट्यूबर आदिल राजा को स्कॉटलैंड यार्ड ने बरतानवी शहर लूटन से वक्त के लिए हिरासत में लिया, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि शायद उन्हें ज़मानत पर रिहा कर दिया गया है, लेकिन इसकी तफसीलात अब जानेंगे। आदिल राजा के वकील अजीज़ के मुताबिक स्कॉटलैंड यार्ड ने उनको दहशतगर्दी की हौसला अफजाई के शुबे में हिरासत में लिया था और उनका केस टेररिज्म एक्ट के तहत भी चल सकता है। ये टेररिज्म एक्ट के अंदर आ सकता है, जो जिस तरीके से वो उनको अरेस्ट किए गए हैं, इंफॉर्मेशन और या इंटेलिजेंस जो मिली है यहाँ की पुलिस को, उसके तहत इन्होंने एक्शन लेना पड़ा। उनको रिलीज़ किए गए हैं, लेकिन जब कोई भी इस किस्म के इल्ज़ामात में मुलव्वस होते हैं, वो रिलीज़ करते हैं वो सर्टेन कंडीशंस। उसमें यह भी होगा कि आपको एक्सेस नहीं होनी चाहिए टू द इंटरनेट, आपको एक्सेस नहीं होनी चाहिए टू सोशल मीडिया, आपको एक्सेस नहीं होना चाहिए टू इवन मोबाइल फोन। जो किस्म के क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं, उनको यहाँ पे चार्ज करते हैं, पहले यहाँ पे ट्रायल करते हैं पहले, तो फिर बाद में वो एक्स्ट्रा कर सकते हैं। इससे पहले गलत खबरें फैलाने और पाकिस्तानी अवाम को तशद्दुद पर उकसाने के इल्ज़ाम के तहत आदिल राजा का यूट्यूब चैनल भी बंद हो चुका है और पुलिस ने आदिल राजा के तमाम डिवाइसेस भी लिए जा चुके हैं और अब इस वक्त वो किसी भी जरिए से बताया ये जा रहा है, उनके वकील ये कह रहे हैं कि उनसे भी रब्ता नहीं हो पा रहा। आदिल राजा पाकिस्तान आर्मी के रिटायर्ड मेजर हैं और यूट्यूब पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्टर होने के साथ साथ पाकिस्तान के रियासती इदारों और उनके सरबराहान के खिलाफ बेबुनियाद और बिलाजवाज़ प्रोपेगंडा करने में पेश रहे हैं। आदिल राजा पाकिस्तानी रियासती इदारों के खिलाफ बोतान तराशी का सिलसिला एक तवील अरसे से जारी रखे हुए हैं, पहले पाकिस्तान में और फिर वो चले गए इंग्लैंड। जनवरी 2023 में पाकिस्तान आर्मी के सर्विंग ऑफिसर ने लंदन हाई कोर्ट में आदिल राजा के खिलाफ गलत इल्ज़ाम तराशियों की वजह से इल्ज़ामात पर हर्जाने का केस भी उन्होंने दायर किया था। आदिल राजा ने अपने ट्विटर अकाउंट और यूट्यूब चैनल पर इल्ज़ाम लगाया था कि ISI के सेक्टर कमांडर ने पंजाब के इलेक्शन को में धांधली करने के लिए मुबैना तौर पर लाहौर हाई कोर्ट पर कब्जा करने के साथ साथ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के साथ खुफिया मीटिंग्स में भी वो मसरूफ़ है। लंदन हाई कोर्ट के केस में सर्विंग आर्मी ऑफिसर ने इल्ज़ामात को जो उन पर लगाए गए थे आदिल राजा ने, ये उन्होंने मुस्तरद करते हुए हर्जाने का दावा दायर किया था। इसके अलावा पाकिस्तान की मशहूर एक्ट्रेस कुबरा खान भी यूट्यूबर आदिल राजा के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में बेबुनियाद खबरें फैलाने के खिलाफ पिटीशन दायर कर चुकी हैं। आदिल राजा ने कुबरा खान समेत चंद अदाकाराओं के खिलाफ भी संगीन इल्ज़ाम आयद किए थे। 2 रोज़ पहले कौमी इदारों के खिलाफ हमलों पर उकसाने के इल्ज़ाम पर आदिल राजा समेत जो हैं वो शाहीन सेबाई, हैदर मेहदी, वजाद सईद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी और गद्दारी के दफात के तहत इस्लामाबाद में भी मुकदमा दर्ज किया गया था। बड़ी ये अहम डेवलपमेंट है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पहले तो पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ हुई 9 मई के वाक़यात में, जो लोग मुलव्विस थे, जो कि प्लानर्स थे, जिन्होंने एग्जीक्यूट किया, लेकिन अब बैरून मुल्क भी कार्रवाइयों का आगाज़ जो है वो हो चुका है और उसमें काफ़ी तेज़ी भी आएगी। ये क्या मामला है और आदिल राजा क्यों अरे आगे क्या होगा, क्या उन्हें पाकिस्तान डिपोर्ट किया जा सकता है, तफसीली गुफ्तगू करेंगे। लंदन से हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार अज़हर जावेद साहब मौजूद हैं और रिनोन्ड लॉयर सॉलिसिटर हैं बैरिस्टर राशिद साहब जो हैं, राशिद असलम साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, बरतानिया के मारूफ वो कानूनदान हैं। अज़हर जावेद साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। एक तो ये कि ये अचानक ये गिरफ्तारी हुई कैसे, बड़ा पाकिस्तान में बड़ी हेडलाइन थी अभी तक और अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि एक्सपेक्ट तो ये किया जाता है, बल्कि बार बार आदिल राजा खुद भी कहता रहा कि लंदन में मुझ पर कोई हाथ नहीं डाल सकता, ऑल्दो जो वो इल्ज़ामात लगाते रहा बगैर सबूत के, यही होना था। लेकिन ये हुआ कैसे और इस वक्त क्या सूरत हाल है? वो बेल पे रिलीज हुआ है, कुछ कंडीशंस हैं, कुछ तफसीलात सामने आई हैं अभी तक? जी बहुत शुक्रिया आदिल साहब, ये अनएक्सपेक्टेड नहीं था। जब से ये 9 मई का वाक़या हुआ है, हमने देखा कि हुकूमत और हुकूमत के जो इदारे हैं, उनका जो इस तमाम वाक़यात में मुलव्वस अफराद हैं, वो किसी भी तरह से, जो चाहे वो ग्राउंड पे मौजूद थे या जिनकी सोशल मीडिया के ज़रिए या फ़ोन के ज़रिए जो मुलव्वस था, उनके खिलाफ उन्होंने घेरा तंग करने का एक पूरी उन्होंने कोशिश की हुई है। इसी सिलसिले की कड़ी थी
यहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान और उसके इदारे बरतानवी हुकूमत के साथ मुकम्मल राब्ते में थे। उन्होंने मुकम्मल सबूत फ्राहम किए हैं, वो सबूत फ्राहम किए हैं जो सोशल मीडिया पे 9 मई के दिन और उससे पहले जिस तरह वायलेंस पे उकसाने के हवाले से चंद अफराद की तरफ से कोशिश की गई जो बैरून मुल्क भी मुकीम है, तो उनके खिलाफ ये एक बड़ी अहम कामयाबी इस लिहाज से करार दी जा रही है कि बरतानिया मुल्क जैसा मुल्क जहाँ पे तहरीर और तकरीर की आज़ादी तो है, लेकिन दहशत गर्दी पे उकसाने की आज़ादी नहीं है। यहाँ पे जो एंटी टेररिज्म एक्ट है वो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो चाहे आप बरतानिया के अंदर या बाहर किसी भी किस्म की दहशत गर्दी के वाकयात के हवाले से, उसको उकसाने के हवाले से, हेट स्पीच में मुलव्वस हो तो यहाँ का कानून हरकत में आता है, लेकिन उसके लिए शर्त यह थी कि आप अपनी पूरी कोशिश करें। इसी कोशिश के तहत जो पाकिस्तानी हुकूमत है, खासतौर पर पाकिस्तानी एम्बेसी है यहाँ पे, उनका बड़ा क्लोज कोऑपरेशन रहा। उन्होंने सबूत दिए जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस है उसके हवाले से। जहां तक जो अभी एक साहब का आपने नाम लिया, इसकी पुलिस ने इस हवाले से अभी तक कोई तस्दीक नहीं की कि उनके साथ मामला क्या हुआ है। उसकी जो हमें सोर्सेज बताते हैं कि उनको एंटी टेररिज्म एक्ट के हवाले से मुबैना तौर पर जो हिरासत में लिया गया, क्योंकि इस एक्ट के तहत आप तकरीबन 4 दिन तक उनको शख्स को हिरासत में रख सकते हैं और उसको बाद में बेल करके मजीद फर्दर जो पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन है वो हो सकती हैं। जो उनके वकील हैं उनके बकौल कि उनको दहशत गर्दी के इल्जाम के तहत उनको हिरासत में लिया गया था और अभी कंफर्म नहीं हो रहा कि बेल हुई है। ज्यादा इम्कान यही है कि उनकी बेल हुई है। बैरिस्टर साहब भी मौजूद हैं, वो इस पर ज्यादा बताएंगे। लेकिन 500 से ज्यादा दीगर अफराद भी हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई जो हो रही है, जिनकी शिनाख्त हुई है। मैं एक बात बताऊं कि यहाँ से पाकिस्तान के खिलाफ बरतानिया और अमेरिका में बहुत ज्यादा नफरत फैलाई गई चंद अफराद की तरफ से। और अगर आप देखें कि 9 मई के वाकयात की तरफ बढ़ाने के लिए चंद जो यहाँ पे भी यूट्यूबर्स लोग हैं, चंद जो नौजवान थे जो तो बेसिकली सोशल मीडिया फेम चाहते थे और दूसरी तरफ एक अर्निंग भी थी, तो उन पे ये इल्जाम लग रहा है कि वो इन फसादात को भड़काने में जो इस्तेमाल हुए। जो मजीद लोग हैं, मैं आपको ये बात बताऊं कि हुकूमत पाकिस्तान और इदारों ने तहैया किया है, तो चाहे वो लंदन में बैठे हैं, बरतानिया में बैठे हैं या अमेरिका में बैठे हैं, उनके खिलाफ जो पूरे सबूत जो उनकी सोशल मीडिया पे गुफ्तगू थी, जो उनकी ट्वीट्स थी, वो तमाम के तमाम यहाँ पर इन इदारों को फराहम किया जा रहा है। और इसी तरह का एक केस अगर आपको याद हो, अल्ताफ हुसैन साहब जो थे उनके खिलाफ भी हुआ था, वो चला भी था लेकिन वो बरी हो गए थे। तो इससे मिलता जुलता है, लेकिन इसमें कहा यह जा रहा है कि शवाहिद काफी ज्यादा है। जी, शवाहिद भी ज्यादा है। और बैरिस्टर साहब से ये भी पूछेंगे, चूंकि एमक्यूएम के बानी जो थे वो तो ब्रिटिश सिटीजन थे और आदिल राजा जो हैं वो पाकिस्तानी सिटीजन है, वो वीजे पर, स्पाउस वीजे पर मेरे ख्याल में वो वहां पर है। बैरिस्टर साहब, आप इसको कैसे देख रहे हैं? अगर तो उन्हें अभी तक ये कंफर्म भी नहीं है कि पता नहीं रिलीज वो हो गए नहीं हो गए, लेकिन काफी सोर्सेज यही कह रहे हैं कि शायद वो रिलीज हो गए, तो अगर उन्हें रिलीज किया गया, एक तो क्या वो बेल पर रिलीज हुए होंगे? आपको क्या लग रहा है? उनका अपना लॉयर तो ये कह रहा है कि शायद एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत, लेकिन अगर ऐसा होगा तो फिर तो वाकई बड़ी खतरनाक सूरत हाल है आदिल राजा के लिए। नहीं, बहुत शुक्रिया। उसमें यहाँ पे जो टेररिज्म एक्ट है 2006, उसका सेक्शन 17 है जो ये कहता है कि कोई भी शख्स जो यूके की सरजमीन इस्तेमाल करता है और यूके में रहते हुए बाहर किसी भी मुल्क में इंसाइटमेंट टू वायलेंस करता है, अपने कमेंट्स के जरिए, पब्लिश मटेरियल के जरिए, या कोई ऐसी स्टेटमेंट देता है, ऐसा प्रोग्राम करता है जिसकी नतीजे में वहाँ पे उस मुल्क में अमलाक को नुकसान पहुंचता है, वहाँ पे लोगों की जान को खतरा हो सकता है, तोड़ फोड़ होती है या कोई और ऐसी कोई चीज़ होती है, तो इस हवाले से उस पर यहाँ पे केस चल सकता है जिसकी जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो 15 साल है। पहली बात तो ये होगी कि किस केस के अंडर नॉर्मली प्रोसीड किया जाता है इंसाइटमेंट टू वायलेंस को, क्योंकि इसको बहुत सीरियस जुर्म यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। अब उसमें जिस तरह आपने बताया कि उनकी गिरफ्तारी हुई, अब जो इतला आते हैं कि वो रहा होगा, ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है कि उनको रहा कर दिया जाता है जो भी बंदा गिरफ्तार होता है, बट उसकी बेल की कंडीशंस होती हैं। उसमें बेल की कंडीशंस में जो मुतवक्के कंडीशंस हैं वो ये हो सकती हैं कि वो सोशल मीडिया को यूज़ नहीं करेंगे, कोई फर्दर अपना प्रोग्राम ऐसा नहीं करेंगे जिसकी वजह से इंसाइटमेंट टू वायलेंस हो या लोग उसकी वजह से मजीद उकसाए जाएं, या अपना कोई और इस किस्म के मीडियम यूज़ नहीं करेंगे जिससे लोगों को अप्रोच किया जा सके। बाकी मुल्क से बाहर जाने की भी पाबंदी होती है। तो ये अब
जाएगा प्रोसिक्यूशन सर्विस के पास। प्रोसिक्यूशन सर्विस वो सारे शवाहिद देखेगी, जिस तरह अजहर जावेद साहब ने कहा कि बहुत सारे शवाहिद हैं, वो सारे जो भी एविडेंस उनके पास होगी वो देख के फैसला करेंगे कि उनको चार्ज किया जाए या ना किया जाए। अगर चार्ज किया जाता है तो फिर कोर्ट में मुकदमा होगा, कोर्ट में जूरी बैठेगी, जज बैठेंगे और उसके मुताबिक वो अपना सारी एविडेंस को लेकर डिसाइड करेंगे। इस पूरे अरसे में जो है 1.5 साल का अरसा लग जाता है इस पूरे केस में, इसको कंक्लूड होते हुए। एक तो ये बात हो गई। अब उसके बाद ये है कि ऐसे केसेस में चांसेस क्या होता है, इसमें ऐसे केसेस में बारे सबूत जो होता है बहुत हाई होता है, थ्रेशोल्ड बहुत हाई होता है, क्योंकि वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन्होंने उर्दू में जो भी प्रोग्राम्स किए हैं उर्दू को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है, उसके बाद जज को उसका जो मीनिंग प्रॉपर्ली समझाया जाता है, जूरी को एक्सप्लेन किया जाता है। तो ऐसे केसेस को साबित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे कोर्ट्स में। जैसे अल्ताफ हुसैन साहब का केस था, उसको साबित करना बड़ा मुश्किल हो गया था, जिसकी वजह से वो बरी हुए। आफ्टर दैट इनके केस में भी इतना आसान नहीं होगा इनको इस हवाले से कन्विक्ट करना या आप कह लें कोर्ट में सजा देना, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी बातें होती है। दूसरा बात आपने ये कही कि इनकी एक्स्ट्राडिशन हो सकती है या नहीं हो सकती। देखिए इसमें अगर तो पाकिस्तान में कोई मुकदमे हैं और पाकिस्तान की कोर्ट्स ने उनको फर्ज करें एब्सकॉन्डर करार दे दिया या उनके खिलाफ कोई फैसले दे दिए, तो वो रेड पोल के जो नोटिस हैं उसके जरिए अप्लाई कर सकते हैं इनकी एक्स्ट्राडिशन, या पाकिस्तान जो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट्स होते हैं उसके जरिए भी हवालगी जो है वो मुमकिन हो सकती होती है। बट जब केसेस यूके में पेंडिंग हो, जैसे इनका केस अब यूके में पेंडिंग होगा, तो ऐसी सूरत हाल में इस केस का फैसला होने तक मेरा नहीं ख्याल कि एक्स्ट्राडिशन या ऐसी कोई चीज हो सकती है जब तक इस केस का फैसला ना हो। दूसरी बात यह है कि जिस तरह आपने कहा कि वो स्पाउस वीजे पे हैं, तो मीन्स कि उनकी फैमिली यहाँ पे होगी, हो सकता है उनके बच्चे भी यहाँ पे हों, तो इस हवाले से उनका जो ह्यूमन राइट्स का एस्पेक्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जो कि एक ऑब्स्टिकल होती है एक्स्ट्राडिशन में कि उनको एक्स्ट्राडाइट ना किया जाए बिकॉज उनकी फैमिली यहाँ पे है, उनकी यहाँ पे फैमिली लाइफ या प्राइवेट लाइफ एस्टेब्लिश हो चुकी है। और दूसरा ये भी होता है कि पाकिस्तान के हवाले से पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस के हवाले से यहाँ की कोर्ट्स बड़ी सख्त होती हैं, तो एक्स्ट्राडिशन का जो पॉइंट है मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई बहुत ज्यादा होगा। हाँ, इसमें अगर प्रॉपर एविडेंस जाती है तो हो सकता है वो चार्ज हो जाएं। बैरिस्टर राशिद असलम साहब, अजहर जावेद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस लंदन से हमारे साथ नाज़रीन मौजूद थे। वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की बड़ी फायरी स्पीच की बात करेंगे। कौमी असम्बली में आज उन्होंने अदलिया को एक दफ़ा फिर बड़ी तनकीद का निशाना बनाया। मामलात किस तरफ जा रहे हैं, वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए एहतिसाब इरफान कादिर साहब हमें ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। कराची के शहरी इंतजार में कि शहर कायद का चैंपियन कल कौन बनेगा। मेयर कराची जो भी आए, शहरियों की हसरतें चीख चीख कर यही कह रही हैं कि माजी में पहलवान मेयर तो आए थे लेकिन वो मसाइल की ट्रॉफी ना जीत पाए, और कौम जो है वो शायकीन भरकर रोते धोते तालियां आंसू पूछते हुए बजाते रहे। मेयर कराची के लिए पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान कांटे का मुकाबला है। एक जानिब जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद है, दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी को पीटीआई के नाराज चेयरमैन की हिमायत भी हासिल है। ये दावा पीपल्स पार्टी का है। 29 अगस्त 2020 से कराची जैसे मेगा शहर में मुंतखब नुमाइंदे मौजूद नहीं है। 15 जून को मेयर का ओहदा हासिल करने के लिए 184 वोट दरकार होंगे, लेकिन सादा अक्सरियत किसी भी एक जमात के पास नहीं है। जमात इस्लामी के पास 130 और पीटीआई के 63 नुमाइंदे हैं, जो मिलाकर 193 बनते हैं। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के पास 104 और मखसूस मिलाकर 155 नशिस्तें बनती हैं। मुस्लिम लीग नून की 14 और JUI की 4 नशिस्तें भी मिला ली जाएं तो 173 का फिगर ये बनता है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। कहानी का दूसरा रुख यह है कि जमात इस्लामी को तहरीक इंसाफ के फॉरवर्ड ब्लॉक का सामना है, जिसमें दावा यह है पीपल्स पार्टी का कि तकरीबन 30 अफराद शामिल हैं। ऐसे में अगर ये 30 अफराद जमात इस्लामी को 15 जून को वोट नहीं देते तो जमात के पास 193 की बजाय 163 अफराद रह जाएंगे, जबकि पीपल्स पार्टी के 173 पक्के वोट हैं। इस वक्त पीपल्स पार्टी को 10 सीटों की बरतरी जमात इस्लामी पर हासिल है, सिर्फ अगर दोनों पार्टियों का मुकाबला किया जाए। लेकिन तहरीक इंसाफ की जानिब से 15 जून को हाफिज नईमुर रहमान को वोट ना देने वाले बल्दियाती नुमाइंदों को डिसीट करने का फैसला भी हो चुका है। तहरीक इंसाफ के बागी यूसी चेयरमैन असद मेमन की 12 जून को एक वीडियो सामने आई, जिसमें उन्होंने अपनी पार्टी पॉलिसी की नफी करते हुए हाफिज नईमुर रहमान को वोट देने से इनकार कर दिया था। लेकिन दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब असद मेमन की एक और वीडियो मंजर आम पर आई,
जो 12 जून से पहले रिकॉर्ड की गई थी। इसमें उन्होंने अपने ऊपर सिंध हुकूमत के दबाव के बारे में बताया और इल्ज़ाम लगाया कि जी मुझ पर दबाव है, और वाज़े अल्फाज में कहा कि हाफिज़ नईमुर रहमान को उन्होंने वोट देने का ऐलान भी किया। यानी सेम चेयरमैन जो है पहले मतलब दो मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं कि जी जमात इस्लामी को वोट देंगे, जमात इस्लामी को वोट नहीं देंगे। हो रहा क्या है, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख ने अपने यूसी चेयरमैन को वीडियो पैगाम एक दिया कि जी जमात इस्लामी के हाफिज़ नईम को वोट देने की अगर हिदायत आपको दी गई हैं तो उस पर आप अमल करें। पिछला रोज मैंने बाकायदा ऑफिशियल डायरेक्टिव जारी कर दिए कि जो चेयरमैन की हिदायत है, पार्टी की हिदायत है, जो वोट नहीं करेगा उसको हम डिस्क्वालीफाई कराएंगे। उसके खिलाफ SLGO में कानून मौजूद है। कराची के मेयर के इलेक्शन में डिप्टी मेयर के लिए अनकंडीशनल सपोर्ट हाफिज नईमुर रहमान साहब की कर चुकी है। अब मेयर कराची के इंतखाब से पहले उम्मीदवारों में अल्फाज की जंग तेज हो चुकी है। हाफिज नईमुर रहमान ने पीपल्स पार्टी पर यूसी चेयरमैन के अगवा का इल्जाम लगाते हुए कहा कि मैं फिर अर्ज करता हूं, जितने लोग आपने गायब किए हैं अगर उन्हें ले आएं और उन्हें मौका दें कि वो कल वोट कास्ट करें तो मुझे यकीन है कि पीपल्स पार्टी के लोग भी हमारा साथ देंगे। अब मेयर के उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब ने उन्हें जवाब ये दिया कि जो भी मैंडेट का दावेदार है वो कौंसिल में अक्सरियत अपनी साबित करे और हाफिज नईम के बयानात जो हैं वो गैर मुनासिब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 155 अराकीन हैं और जमात इस्लामी के 130 अराकीन हैं। फाइट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और जमात इस्लामी की 155 जीतेगी या 130 जीतेगी, और 155 को जीतने के लिए नेचुरली 184 के नंबर तक पहुंचने की जरूरत है। तहरीक इंसाफ किसने हिमायत का ऐलान किया है, अभी उसकी पार्लियामानी पार्टी क्या तश्कील दी जा चुकी है, क्या उसके पार्लियामानी लीडर ने ऐलान कर दिया है? राजी तफसीली गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले लंदन से दो सीनियर जर्नलिस्ट और बैरिस्टर हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त कराची में मौजूद हैं दो सीनियर मुल्क के नामवर सहाफ़ी मज़हर अब्बास साहब और आमिर जाद साहब। दोनों किसी तारुफ के मुताज नहीं है और जब कराची की बात आती है तो एक ग्रिप है दोनों इन सहाफ़ियों की। कई दहाई वो कराची की सियासत को बड़े करीब से देखते रहे। मज़हर अब्बास साहब, हमने तो जो भी हुआ अब तक इस रेस में अब अपनी ऑडियंस के सामने रख दिया है। कल एक्सपेक्टेड तो यही है कि पीपल्स पार्टी के मेयर मुर्तज़ा वहाब इलेक्ट हो जाएंगे। नंबर गेम अभी तक अदरवाइज है, ये क्या रिफ्लेक्ट कर रही है, क्या हो रहा क्या है? देखें आदिल, बेसिकली हमारे यहाँ कोई प्रॉपर डेमोक्रेटिक कल्चर तो इवॉल्व हुआ नहीं है, वरना तो एक देखने का जाविया ये भी हो सकता है कि 3 जमातें हैं, उसमें सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पीपल्स पार्टी है, तो पीपल्स पार्टी का मेयर हो जाना चाहिए और जमात इस्लामी डिप्टी मेयर होना चाहिए और तहरीक इंसाफ जो है वो एक अच्छी पार्लिमानी पार्टी के तौर पे वहाँ रहे। लेकिन हमारे यहाँ होता यही है कि हमारे यहाँ जब जोड़ तोड़ होता है तो इधर जोड़ तोड़ में 2 जमातों का इत्तेहाद हुआ, जमात इस्लामी और PTI का इत्तेहाद हुआ और PTI ने जो है जमात इस्लामी को सपोर्ट की। अब उस लिहाज से देखें तो नंबर गेम्स में हाफिज नईम नज़र आते हैं उसमें। लेकिन ये भी है कि अगर PTI की पार्लिमानी पार्टी में मेजॉरिटी जो है वो या उनके एक अच्छे खासे नंबर मोर देन हाफ जो है वो ये फैसला करते हैं कि नहीं, हमें नहीं देना वोट, उसको हाफिज नईम को वोट नहीं देना, तो और हमें पीपल्स पार्टी को भी वोट नहीं देना, तो अब देखना ये है कि ये मामला कल तो हल होता नज़र नहीं आ रहा। मुझे तो ये मामला अदालत में जाता ही नज़र आ रहा है और अदालत में ही हल होगा इस मामले को। अगर डिफेक्शन क्लॉज, क्योंकि लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन रूल्स मुख्तलिफ हैं, तो क्या वो डिफेक्शन क्लॉज यहाँ अप्लाई होगी नहीं होगी ये भी देखना है। अगर अप्लाई होती है तो शायद जो लोग नहीं आएंगे कल वोट डालने उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, और इलेक्शन अगर कलअदम होता है तो फिर क्या होगा उस सूरत में री इलेक्शन होता है, फिर हम एक लंबे प्रोसेस में चले जाएंगे। तो बेसिकली कराची वाले लग ये रहा है कि कराची वाले अल्टीमेटली फिर भी सफ़र करेंगे। अब अगर एक दूसरा सिनेरियो है, हाफिज नईम मुंतखब हो जाते हैं, पीपल्स पार्टी का मेयर मुंतखब नहीं होता, तो हाफिज नईम वहाँ काम कैसे करेंगे? प्रोविंशियल गवर्नमेंट की अगर उन्हें सपोर्ट उनको हासिल नहीं होती, मरकज़ की भी सपोर्ट नहीं आती हो हासिल होती, तो वो किस तरीके से काम करेंगे, कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी? आइडियल सिचुएशन तो ये थी कि जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी जो है वो एक्सेप्ट करते,
जमात इस्लामी ने पीपल्स पार्टी के उन लोगों को क्वेश्चन कर रही है कि उनके यूसी चेयरमैन इतने नहीं जीते, लेकिन अगर उस मैंडेट को वो तस्लीम कर रहे हैं आज इस चीज़ को कि हाँ जमात पीपल्स पार्टी की है और पीपल्स पार्टी उसे तस्लीम करे, तो बेहतर तो पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी की कॉम्बिनेशन बनती है। अब उसमें सारा झगड़ा मेयर का है, मेयर किसका हो, बेसिकली झगड़ा तो यही है। वरना तो आप देखें कि टाउन चेयरमैन के जो इलेक्शन हुए हैं अभी, उसमें भी हमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नज़र नहीं आता, बाकी जगहों पे भी कॉन्फ्लिक्ट नज़र नहीं आता, सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट मेयर के इलेक्शन में हमें नज़र आ रहा है। तो मुझे तो बेसिकली यही लग रहा है कि अल्टीमेटली कोई भी हो ये मामला और आगे जाएगा और कराची के लोग जो है वो अल्टीमेटली सफ़र करेंगे, एज यूजुअल सफ़र करेंगे, सफ़र होंगे। ठीक है मज़हर साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है। आमिर ज़ियाद साहब भी कर चुके हैं, शामिल गुफ्तगू करते हैं लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आमिर ज़ियाद साहब, मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कराची में मेयर के इलेक्शंस का मैदान जो है वो कल सजने वाला है। आमिर ज़ियाद साहब, एक तो ये कि क्या आप भी समझते हैं, जिस तरह का इंप्रेशन है कि मुर्तज़ा वहाब जो है वो कल मेयर इलेक्ट हो जाएंगे, मज़हर साहब ने बड़ी तफसीली उस पर बात की, लेकिन अगर ये डेमोक्रेसी और नंबर गेम और ये सारी चीज़ें साइड पे करें, मज़हर साहब ने ये कहा कि जी मुझे फिर भी कराची सफ़र होता नज़र आ रहा है क्योंकि मामला अदालत में जाएगा आगे पीछे। अगर तो मुर्तज़ा वहाब इलेक्ट हो जाते हैं, गवर्नमेंट सिंध में उनकी है, 15 सालों से उन्हीं की है और शायद अगली गवर्नमेंट भी पीपल्स पार्टी की आएगी, क्या कराची के लिए ये बेहतर होगा कि पीपल्स पार्टी का ही मेयर आ जाए, कि ये झगड़ा ही खत्म हो जाए? कि आदिल बात ये है कि अगर कहते हैं ना सीधी सादी जमहूरियत हो तो हमें ये प्रोग्राम और ये डिस्कशन ही ना करना पड़े। मुकाबला है कि एक तरफ 193 192 वोट हैं और दूसरी तरफ 174 वोट हैं, ठीक है ना। ये बिल्कुल अलग बात है कि जी किन दो जमातों को इत्तेहाद करना चाहिए था और किन को नहीं करना चाहिए था। लेकिन एक कराची का मिजाज भी है और वो मिजाज ऐसा है कि वो क्योंकि बहुत दुख उठाए उसने हुकूमत के हाथों इस शहर ने, तो आप ये देखते हैं कि जनाब वहाँ पे एक मिजाज है कि जी उसकी मुखालफत करनी है, पीपल्स पार्टी की मुखालफत करनी। मैं नहीं कह रहा कि पूरा शहर करता है, लेकिन शहर में एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो करता है ये चीज़ ना, और मौसर भी है। तो वहाँ पर एक समझ में आती कि जी जमात इस्लामी और PTI का एक इत्तेहाद हुआ। अब क्योंकि ज़मा मकान जो है अलाइन नहीं है और कहते हैं ना कि उसमें आपको नजर आ रहा है कि जी PTI के अंदर दरार पड़ चुकी है, 9 मई के बाद सूरत और गंभीर हो गई है, तो उसमें बिल्कुल जो प्रिडिक्शन हो रही है वो ये कि मुर्तज़ा वहाब साहब जो हैं इंतखाबात जो हैं वो जीत जाएंगे, जीत सकते हैं। लेकिन देखें कराची की एक बदकिस्मती देखें कि यहाँ पे जब भी जमात इस्लामी के जब मेयर आए, अगवानी साहब आए, नेमतुल्लाह साहब आए, उसमें भी कोई ना कोई तनाज़ा था कि जीत कोई और रहा था, पीपल्स पार्टी के लोग गालिबन जीत रहे थे, लेकिन जो है 2-3 वोटों से जो है ये लोग जीत जाते हैं, जमात इस्लामी को जितवा दिया जाता है। इस बार भी यानी कि होना तो आइडियली ये चाहिए था कि अब हम कहते हैं जमहूरियत मैच्योर हो गई है और मुर्तज़ा वहाब इज़ अ यंग मतलब है पॉलिटिशियन, उनको आगे भी बड़ी जिम्मेदारियां उठानी है, तो काश ऐसा हो कि वो गैर मुतनाज़ा तरीके से, शफाफ तरीके से इलेक्शन जीत कर आए। लेकिन यहाँ पे जो मिजाज बना हुआ है, जो तलखी है, वो तलखी ये है कि किसी का ज़मीर जाग गया PTI वाले का, किसी को दबाव में लाया गया, कोई भी वजह हो उसकी, वो हम उस पर बहस नहीं कर रहे, लेकिन ये इंतखाब उसका मुतनाज़ ही रहेगा। अगर ये मेयर बन भी जाते हैं तो एक बहुत बड़ा कराची के अंदर एक सेगमेंट होगा जो उस चीज़ पे इतराज़ करेगा और वो कहेगा जी जायज़ तरीके से इंतखाबात नहीं हुए। तो जाहिर है कि जब टेढ़ापन आ गया आपके सिस्टम के अंदर तो जारी उसारी रहेगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये एक मफरूज़ा है कि जनाब अगर पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत है तो फिर कराची का मेयर भी जो है वो पीपल्स पार्टी का होना चाहिए, उससे बहुत अच्छा होगा। मुझे नहीं पता, मैं समझता ये हूँ कि यहाँ पर सिर्फ शख्सियत का है, पार्टी का नहीं है। क्या हुकूमत सिंध या सिंध असेंबली इस तरह की कानून साजी कर रही है कि जो पावर्स को डिवॉल्व करके शहरी हुकूमत के सुपुर्द करे? अगर फर्ज करें वो ये काम नहीं करती तो फिर ये जो भी अरेंजमेंट होगा ये आर्जी होगा कि ठीक है आज पीपल्स पार्टी का मेयर है, कल को नहीं होगा। और जरूरी नहीं कि कराची जो अगली मरतबा भी पीपल्स पार्टी को मुंतखब करे, कल को अवामी नेशनल पार्टी को मुंतखब कर ले। कराची सबसे बड़ा दुनिया का पख्तून शहर है, ठीक है ना, पख्तून सिटी है, कोई और पार्टी जीत जाए, मौलाना फजल रहमान जीत जाए, बात है कि ये कोई गारंटी है, कोई अच्छा अमल नहीं कि जी जबरदस्ती है कि जो सिंध हुकूमत हो वही यहाँ पर जो है मेयर भी उसी का हो। ये अगर मतलब है इस चीज़ पे चला जाएगा और उसमें फिर जिस तरह की इल्ज़ामात क्रिएट कर रहे हैं वो पूरा का पूरा हमारे जमहूरी अमल को मैं कहता हूँ उसके ऊपर लोग पहले ही बहुत ज़्यादा उससे कहते हैं ना कि वो है नाराज़ हैं कि जी जिस तरह की हमारी डेमोक्रेसी है डिलीवर नहीं करती है। 15 साल से माशाल्लाह एक हुकूमत की कहते हैं ना एक पार्टी की हुकूमत है, लेकिन चाहे वो अर्बन सिंध हो, चाहे वो रूरल सिंध हो, देही सिंध हो, वहाँ पर मसाइल का अंबार है और वो मसाइल जो है हल होते हुए नजर नहीं आ रहे।
तो मुझे तो यही लग रहा है कि इसमें मजीद पेचीदगी आएगी। जैसे मदर साहब कहने अदालत में जाता है तो अच्छा नहीं होगा, अगर मुर्सा वहाब जीत जाते हैं हैंड डाउन मतलब है तो समझ में नहीं आता। दो सूरतें हो सकती हैं, एक ये कि पीटीआई के 63 वोट हैं, उनमें से 32 लोग मिलकर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना लें, इसको आमिर जहां साहब से हमारा नहीं कर सकते, ठीक है ना, फॉरवर्ड ब्लॉक। मजहर अब्बास साहब वो भी आमिर जहां साहब भी यही कह रहे हैं कि मामला जो है वो गंभीर होगा आगे चलकर भी। अगर तो पीपल्स पार्टी सब कुछ के बावजूद भी मेयर अपना इलेक्ट कर लेती है, अब उसमें मामला ये है कि एमक्यूएम तो है ही नहीं, उन्होंने बायकॉट किया था इलेक्शन का, और जमात इस्लामी को भी अच्छा खासा मैंडेट मिला है, बहुत बड़ी तादाद कराची में उन्होंने वोट किया है। वो भी अगर हिस्सा नहीं होते लोकल गवर्नमेंट का, हुकूमत का, तो पीपल्स पार्टी क्या अकेले मैनेज कर पाएगी ये शहर, और उसका नेशनल पॉलिटिक्स पे क्या असर होगा? आगे आम इंतखाबात हैं तो 2.5-3 महीने बाद, तो थोड़ा सा इसका इहाता करें, इसका तजिया करें। देखिए आदिल, मेयर इलेक्ट जो भी होगा वो मेरे नुक्ते नज़र से कराची की अगर डेमोग्राफिक देखें तो सिंबॉलिक होगा। कराची के टाउन्स हैं, टाउन्स बहुत से टाउन्स हैं जो जमात इस्लामी का चेयरमैन है, जहाँ जो अभी हालिया इलेक्शन हुए, बहुत से टाउन्स हैं जहाँ पीपल्स पार्टी का है, कुछ हैं जहाँ तहरीक इंसाफ के मुंतखब होंगे। मेयर जो है वो बेसिकली 34% कराची का मेयर होगा। बाकी 6 कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, DHA है, फेडरल गवर्नमेंट के अंडर इदारे आते हैं। तो चूँकि जो एम्पावर लोकल गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं वो एम्पावर ना होने की बिना पे ये सारे क्राइसिस अपनी जगह हैं, लेकिन एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी पीपल्स पार्टी की होगी अगर वो जीतते हैं और सर्व करते हैं। कराची के बहुत छोटे छोटे मसाइल हैं, कोई बड़े मसाइल नहीं हैं। कराची में अगर क्लीन वाटर बोर्ड हो तो कराची के नलकों में पानी आना कोई मसला नहीं है। कराची में वाटर बोर्ड के जो हुक्काम हैं उनके टैंकर्स चलते हैं। ये क्या मुर्तज़ा वहाब ख़त्म करवा पाएंगे? नहीं करवा पाएंगे। कराची में जो नाले हैं वो क्यों हर मर्तबा नाले भर जाते हैं, उनकी सफाई नहीं होती। सफाई कब होती है? जब बारिश सर पे खड़ी होती है। क्यों नहीं हर 3 महीने बाद नालों की सफाई होती? क्यों नहीं हम प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते? नहीं करते हम, इसलिए कि करप्शन है, मैसिव करप्शन है। सड़कें बनती हैं और अभी एक सड़क पूरी तरह बनी नहीं होती कि वो टूट जाती है। ये इसका जिम्मेदार कोई अकाउंटेबल नहीं है। तो क्या पीपल्स पार्टी, और देखें अभी उन्होंने 200-250-300 बसें लेकर आए, लोगों के एटीट्यूड्स बदल गए। यही काम अगर पिछले 13-14 सालों में हुआ होता और सड़कें कुशादा होती, इंक्रोचमेंट नहीं होती, बसें चल रही होती, नलकों में पानी आ रहा होता, नाले साफ होते, तो कौन है जो इस वक्त जो है उस हुकूमत को, जो भी हुकूमत होती है उसे सपोर्ट नहीं करता? इसलिए कि उनके लोगों के, शहरियों के मसाइल ही छोटे छोटे होते हैं। उनको सही जगह सही अच्छी ट्रांसपोर्ट मिल जाए, अच्छी सड़कें हों, कुशादा पार्क हों, जो है पानी नॉर्मल नलकों से पानी आ रहा हो, टैंकर्स का कोई तसव्वुर ना हो। ये सारी चीज़ें क्या नहीं हो सकती इस शहर में? क्या पीपल्स पार्टी ये प्लेज करेगी कि अगर उनका मेयर मुंतखब होता है तो ये सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे? और ये कोई बड़े इश्यूज नहीं हैं। मैं फिर ये कहूँ, अगर आप ये इश्यूज रिजॉल्व करना चाहें तो ये महीनों के इश्यूज हैं, ये सालों के इश्यूज नहीं हैं, बशर्ते के करना चाहें तो ये टेस्ट होगा। हैदराबाद उठा लें, जहाँ मेयर उनका दोनों मेयर डिप्टी मेयर अनअपोज हैं। हैदराबाद शहर, हैदराबाद पूरा उसको उठा लें, क्या उसकी किस्मत बदलेगी? ठीक, आमिर साहब ये बताइएगा, थोड़ा सा अब जरा मुल्क की सियासत की भी बात कर लेते हैं। इस वक्त जो सिचुएशन है सिंध में, जो तहरीक इंसाफ थी, कोई ऐसे काबिल जिक्र रहनुमा तो रह नहीं गया, लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि वोट जो है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ का ही है, जो भी उनसे चला जाए वो वोट बैंक, उस वोट बैंक का क्या होगा अगर तो तहरीक इंसाफ फॉर वट एवर रीजन अगर वो इंतखाबात में नहीं है, वो वोटर किस तरफ जा सकता है? जहांगीर तरीन के पास तो नहीं जाएगा, चाहे अली जैदी, इमरान इस्माइल जो हैं वो जिस भी पार्टी से खड़े हो जाएं, वो वोटर उनके पास तो नहीं जाना। फिर
MQM जो है वो भी उस तरह से, जब से अल्ताफ हुसैन के अलावा MQM बनी है, उनका वो इलेक्टोरली इम्पैक्ट रहा नहीं है। आपको क्या होता नजर आ रहा है? 2 महीने बाद, 3 महीने बाद इलेक्शंस होते हैं कराची में, ये क्या सिनारियो बनता आपको दिख रहा है वहां पर? PTI ने 2-3 तरह के वोटर्स को अट्रैक्ट किया था। एक तो वो लोग थे कि जो मादी में वोट डाले ही नहीं करते थे, आपके अपर मिडिल क्लास के लोग, मिडिल क्लास के लोग, नौजवान। मेरे ख्याल में अगर उनको एवेन्यू नहीं मिलता तो वो लोग वोट देने के लिए नहीं निकलेंगे, गालिब इम्कान ये है। फिर बहुत सारे वो लोग आए थे कि जो मादी में MQM को वोट दिया करते थे। आप याद करें कि 13 के इलेक्शन हो, 18 को हो, बड़े जो उन कॉन्स्टिट्यूंसी से जो MQM का गढ़ हुआ करती थी, वहां से PTI को बड़े सब्सटेंटिव वोट मिले थे। फिर मैं कहूंगा वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के वोट थे, एजुकेटेड लोग थे कि जो चाहते थे कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो, और जो भी मतलब है कि अबू कासिम साहब ने वादे किए थे, PTI के चेयरमैन ने वादे किए थे, उसके ऊपर उनको यकीन था कि गालिबन तब्दीली आएगी। अब वो चीजें हुई नहीं है। मगर अच्छा, और उनकी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उनकी जो मायूसी है वो जो मेन स्ट्रीम दीगर पोलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे नून लीग हो, उससे बहुत ज्यादा है। और वो जमात इस्लामी के साथ भी उस तरह से नहीं समझते कि वो मसाइल का हल है। तो वो बहुत सारे लोग आपको देखिएगा वो नजर नहीं आएंगे वोट डालते हुए। और ये आपने बिल्कुल सही कहा आदिल के IPP जो है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, नॉट इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट, वो इस वक्त वो उसका जो स्टांस हमें नजर आ रहा है, वो लग नहीं रहा कि वो एंटी PDM वोट को टैप करना चाह रहे हैं। क्योंकि जाहिर है कि जब कोई नई जमात बनती है वो तो रद्द करके बनती है ना पुरानी जमातों को, कि जी हम उनसे बेहतर हैं, हम पीपल्स पार्टी, नून लीग से बेहतर हैं। तो वहां पर तो लग रहा है कि वो C या D टीम बनेंगे इस स्टेटस को का। B टीम तो ऑलरेडी है बहुत सारी, ठीक है ना। तो C या D टीम अगर बनते हैं तो कुछ इलेक्टेबल्स उनको इलेक्शन में जीत सकते हैं साउथ पंजाब में, लेकिन कोई पॉपुलर मैं नहीं देखता ना, उनके पास कोई कदावर लीडर है ऐसा। सियासतदान बहुत सारे हैं लेकिन रहनुमा कोई नहीं उस पार्टी के अंदर। तो वो एक मैं समझूं कि आप कहेंगे तो फिर 3 महीने में अपने आप को इतना ऑर्गेनाइज भी कर लें कि अपना मंशूर भी आम कर दें, तंजीमी स्ट्रक्चर भी खड़ा कर दें, 2-4 महीने में ये मुमकिन नहीं है। तो IPP का मैं इतना ज्यादा उसको मैं नहीं देखता, मासवा इसकी कि कुछ सिंबॉलिक सीट्स ले लेगी वो साउथ पंजाब में एक आध जगह पे, और जो उनके सिंध से लोग दाखिल हुए हैं उसमें शामिल हुए हैं। अली जैदी की कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, उसी तरह वो मुल्ला महमूद है, मौलवी महमूद है, उसकी कोई वो नहीं है कॉन्स्टिट्यूंसी। इमरान इस्माइल को कोई वोट नहीं देगा, सबकी जमानत जब्त हो जाएगी अगर ये लड़ते हैं माइनस PTI, ठीक है ना। कि जो भी हो, जहां पे PTI का अपर टियर कोलैप्स की है, उसका जो वोट बैंक है हार्डन्ड हुआ है, जो मेरा एनालिसिस है उसके ऊपर, जो मैं लोगों से बात करता हूँ। या तो लोग बहुत ज्यादा अटमोस्ट मायूसी का शिकार है। जी ठीक है। मजहर अब्बास साहब ये बताइएगा कि आगे अगर इलेक्शंस में जो वही हमारी एक रिवायती, जो हमारे रिवायती इलेक्शंस रहे हैं 2 पार्टी वाले, पीपल्स पार्टी वर्सेस PMLN या PMLN वर्सेस एंटी PMLN, उसमें पीपल्स पार्टी भी और TLP भी और जितने भी आप उसमें सियासी जमातें डाल सकते हैं, पीपल्स पार्टी कहां से गेन करते आपको नजर आ रही है? मतलब सेंटर पंजाब में तो फिलहाल ना इतनी शमूलियतें हुई हैं, ना को साउथ पंजाब से हुई हैं, सिंध ले जाएगी पीपल्स पार्टी, बलूचिस्तान में बाप पार्टी के कुछ लोग चले गए, KP से चंद सीटें ले जाएगी। पीपल्स पार्टी इतनी स्ट्रेंथन होती आपको नजर आ रही है कि आगे जाके वो PTI अगर, और ये सिनारियो ऐसा है कि हम थोड़ा सा PTI को साइड पे रह के ये एनालिसिस कर रहे हैं, अगर PTI किसी वजह से भी इंतखाबात में नहीं होती या उस वोटर के पास चॉइस ही नहीं है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन उस सिनारियो को हम डिस्कस कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी क्या इतनी स्ट्रेंथन हो सकती है कि विफाक में अपनी गवर्नमेंट बना ले? देखें, जोड़ तोड़ होगा और इसीलिए एक हंग पार्लियामेंट आने का ज़्यादा इम्कान है। कभी इम्कान ये है कि हंग पार्लियामेंट आएगी। जब हंग पार्लियामेंट आती है गेम्स होती हैं, आप हॉर्स ट्रेडिंग का नाम भी दे सकते हैं, आप उस पर जो है वो गिव एंड टेक भी होगी। उसके अंदर देखना ये कि PTI की शक्ल क्या, शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खट्टक, असद उमर, असद कैसर, जिनको शायद लामहला शायद इमरान खान की सपोर्ट भी हासिल हो जाए, क्या उनको या PTI के वो PTI चेयरमैन का बयानिया जो है वो लेके आगे बढ़ेंगे, उससे वोट हासिल करेंगे, बॉयकॉट करेगी। अगर कंप्लीटली बॉयकॉट करेगी तो उसका वोटर कहाँ जाए? उसका वोटर पंजाब में मुझे लगता है कि उसका बहुत सा वोटर ऐसा है जो नून के मुकाबले में पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेगा। लेकिन क्या पीपल्स पार्टी की इतनी स्टैंडिंग है
मेरे ख्याल में सदर्न पंजाब से आगे वो नज़र ही नहीं आते। अब सदर्न पंजाब में वो किस हद तक सीटें ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा सीटें नहीं लेंगे, लेकिन अगर ले ली, फ़र्ज़ करें 5, 6, 7 ले ली, जो पीपल्स पार्टी का ज़्यादा बड़ा चंक उनको लग रहा है वो सिर्फ रूरल सिंध नहीं बल्कि वो अर्बन सिंध में भी जो है वो सीटें लेने की भी कोशिश करेंगे। चले मजहर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये डिस्कशन इंशाल्लाह जारी रखेंगे आपके साथ। आमिर ज़ियाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद समंदरी तूफान की बात करेंगे। कहाँ पहुंचा वो, साहिल समंदर की क्या पोजीशन है पाकिस्तान में। ब्रेक के बाद इस पर बात। वेलकम बैक नाज़रीन। समंदरी तूफान बिपरजॉय कराची से किनारा कशी करने लगा है। ये तूफान अपना रुख शुमाल मशरकी सिमत की जानिब मोड़ चुका है, जिसके बाद तूफान का फासला कराची से तो ज़्यादा है, लेकिन केटी बंदर से कम होने लगा है। बिपरजॉय इस वक्त केटी बंदर के जुनूब मगरब में 290 किलोमीटर और ठट्ठा के करीब जो जुनूब मगरब है उसमें 335 किलोमीटर के फासले पर है। ये तूफ़ान कल दोपहर केटी बंदर और इंडियन गुजरात के दरमियान टकराएगा। बिपरजॉय से जाती, खारोचान और शाहबंदर के इलाके ख़तरे की जद में इस वक्त हैं। बदीन और ठट्ठा की साहिली बस्तियों में भी तेज़ हवाएँ चल रही हैं। तेज़ हवाओं से हाई ट्रांसमिशन लाइन के पोल गिर चुके हैं, जिससे मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी तातुल का शिकार हो चुकी है। केटी बंदर में भी मौसम तब्दील हो गया है और वहाँ बारिशें शुरू हो चुकी हैं। बदीन में 0 पॉइंट, गग्गू, नगड़ू, उसके अलावा चक, 57, भगड़ा, मेमन समेत साहिल पर आबाद इलाकों से इनखला मुकम्मल हो चुका है। बिपरजॉय कराची के साहिल से तो नहीं टकराएगा, लेकिन तूफ़ान के ज़ेरे असर जो है वो कराची ज़रूर आएगा। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिशें होंगी। कराची और हैदराबाद में आज से 16 जून के दरमियान आंधी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का काफ़ी इम्कान है, जिस दौरान अर्बन फ्लडिंग का भी ख़तरा है। दूसरी जानिब PDMA ने 65,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का दावा भी किया है। तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आगाज़ भाई, बदीन से हमारे रिपोर्टर हैं। इस वक्त आगाज़, क्या सिचुएशन है बदीन में? हाँ जी बिल्कुल, बेररब में उठने वाले समुद्री तूफान बिपरजॉय की शिद्दत के इजाफे के बाद जिला इंतजामिया की जानिब से साहिली इलाकों के जो माहीगीर और जो इलाका मकीन थे उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। ताहाल ये मुंतकिली का सिलसिला इस वक्त भी जारी है। मैं आपको बताता चलूँ कि हाजी हजाम, शेख खिरियो, भंडारी, 0 पॉइंट, सदाबहार, अहमद राजू और बुगड़ा मेमन समेत 35 से ज़ायद गाँव हैं जो इंतजामिया ने वो खाली करा दिए हैं और जो इस वक्त जो मुख्तलिफ मकामात पर जो रिलीफ कैंप कायम किए गए उसमें वो मौजूद हैं। इंतजामिया का कहना है कि मुतासिरीन के लिए जो है खाने का और पीने का साफ़ पानी का बंदोबस्त भी किया गया, जबकि उनको तिब्बी इमदाद देने के लिए मेडिकल की सहूलत भी दी गई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक रिलीफ कैंप में। जब मेरी यहाँ के मुतासिरीन से बात हुई तो उनका ये कहना था कि इंतजामिया ने हमें खाने के लिए और तो चीज़ें दी हैं, हमें रहने के लिए भी जगह दी है, लेकिन जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनको जो है दूध का बड़ा मसला होता है और वो यही शिकवा करते दिखाई देते हैं कि जिस रूमों में हम रहते हैं उसमें पंखे ख़राब हैं और लाइट का भी बड़ा मसला है। जबकि इंतजामिया का कहना है कि हमने मुतासिरीन के लिए जनरेटर वगैरह का भी अरेंज किया हुआ है। और मैं आपको यहाँ ये बता चलूँ कि आज सुबह से तेज़ हवाओं का सिलसिला जारी है और इस वक्त भी जो है ज़िला भर में बदीन समेत गुलाटी, जलार, मातली और दीगर साहिली इलाकों में जो है तेज़ हवा के साथ कहीं हल्की तो कहीं तेज़ सिलसिला भी जारी है। जी आगाज़ बदर ज़ई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, कराची से इमरान हफीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, क्या सिचुएशन है इस वक्त कराची में? जिस वक्त मैं मेन सीव्यू के ऊपर मौजूद हूँ और ये जो शाहराह है जो 2 दरिया की तरफ जाती है, इसको क़याबान मुजाहिद के टर्न से यहाँ पर ब्लॉक लगाकर और पुलिस मोबाइल खड़ी करके यहाँ पर बंद कर दिया और ये जगह जगह ये जो इबारतें हैं, इतलात हैं, ये यहाँ पर आवेज़ा की गई हैं। यानी हर फल्लांग के ऊपर जो है यहाँ पर कुछ फासले से यहाँ पर ये लगाई गई हैं। ये रोड मुकम्मल तौर पर बंद है क्योंकि यहाँ पर दफ़ा 144 नाफिज की गई थी मुमकिन तूफ़ान के बाइस। अब यहाँ पर जो है तकरीबन 3 दिन पहले जो है वो जो रिहायशी हैं जो बिल्कुल रोड समंदर के फेसिंग के ऊपर यहाँ पर जो फ्लैट्स थे, इनको बाकायदा तौर पे कहा गया था कि ये वो यहाँ से नकल मकानी कर जाएं, क्योंकि कम से कम जो है वो खुदा न खास्ता अल्लाह न करे अगर यहाँ पर तूफ़ान अगर टकराता है, हिट करता है तो जानी नुकसान ना हो। उसके पेश नज़र यहाँ पर तकरीबन जितने भी फ्लैट्स हैं तकरीबन यहाँ पर 50% लोग जो है वो नकल मकानी कर गए हैं, लेकिन अभी भी 50% यहाँ पर मुकीम है। और हिफाजती इंतजामात के तहत इस रोड के ऊपर देखें जितने भी यहाँ
पर यहाँ से 2 दरिया तक जाने वाले जितने भी रेस्टोरेंट थे उनको भी यहाँ पर बंद कर दिया गया है और जगह जगह जो है यहाँ पर पेट्रोलिंग की जा रही है। यहाँ पर जो इंतज़ामिया है, जो यहाँ पर DHA की, वो भी यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रही है। पेट्रोलिंग करते करते यहाँ पर जो लोग हैं जो लिंक रोड से, उसके बावजूद लिंक रोड से अपनी फैमिलियों के साथ नौजवान मोटरसाइकिलों पे अपने टोलियों की शक्ल में वहाँ पर पहुँच रहे हैं 2 दरिया, और वहाँ पर जो वॉल्स है उसके ऊपर बैठ के वहाँ पर जो समंदरी की तूफ़ानी लहरें हैं वो उसको देखने के लिए पहुँचे हैं और वहाँ पर तस्वीर बना रहे हैं। और ये पेट्रोलिंग करने वाले जो DHA के एहलकार हैं बाकायदा तौर पर उनको वहाँ से जो है वो जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं उनको वहाँ से जो है वो फौरी तौर पर यहाँ से हटाया जा रहा है ताकि जो है खुदा न खास्ता कोई जानी नुकसान ना हो। यही सूरत हाल जो है वो चल रही है तकरीबन गुज़िश्ता 3 रोज़ से, और आज भी यही सूरत हाल है। समंदर में अगर के हवाले से अगर बात की जाए जो तूफ़ानी लहरें हैं उसके अंदर आज जो है वो शिद्दत जो है इसमें मज़ीद इजाफ़ा हुआ है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो कल जो है कल भी यहाँ पर सूरत हाल ऐसी होगी और मज़ीद इक़दाम जो हैं वो सख्त किए जाएंगे, लेकिन समंदरी लहरें हैं उसके अंदर। बहुत शुक्रिया इमरान हफीज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।